नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास 10वीं का एक प्रश्न है। 10वीं के छात्र ने एक प्रश्न पूछा है कि हवा क्यों बहती है, कैसे हवा बहती है, कौन हवा बहाता है। बड़ा रोचक प्रश्न है अपने आप में। तो आज हम इसी को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हवा कैसे शुरू होती है बहना, कैसे स्टार्ट होती है, कौन उसको बहाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो तीन चीजों पे हमको चर्चा पहले करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। पहला तो होता है, एक टर्म होता है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। ये क्या होता है, आसान भाषा में भी समझेंगे हम कि ये सब चीजें क्या होती हैं। और दूसरा जो प्रेशर यानी दबाव यानी दाब, ये क्या होता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ भी इसमें इन्वॉल्व होता है। न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि पानी कैसे गर्म होता है, तो आपको एक विधि का नाम याद आएगा, अगर आपने सुना है, पढ़ा है तो। संवहन, कन्वेक्शन। इसमें होता क्या है कि जैसे हम पानी, जब किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो वो पाट का जो सबसे निचला तल होता है वो गर्म होता है। और गर्म होता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस तली से जो पहला सरफेस है उस द्रव का, वो हीट ऑब्जर्व करता है, उसको गेन करता है, पाता है, लेता है। और जैसे ही गर्म होता है तो वो क्या करता है कि वो फैल जाता है। जैसे जो गुण होता है, जैसे लिक्विड्स का, या आप जैसे जानते हैं कि मैं पानी को ठंडा करता हूं तो बर्फ बन जाता है यानी ठोस बन जाता है, ठोस हो जाता है। या फिर गर्म करता हूं तो गल जाता है यानी पानी बन जाता है। और गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाता है। यानी जो जनरल फिनोमेना हमारे पास है वो ये है कि उष्मा हीट देने पे जो जनरली अधिकतर मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं ना, उनका आयतन प्रसार होता है। क्या होता है? आयतन प्रसार होता है। यानी उनके जिस जगह में जो स्पेस में वो जगह रखते हैं अपने आप को रखने के लिए, वो बढ़ती है। जैसे मैं कहता हूं कि छड़ है तो उसको गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप कहते हैं कि गैस है, उसको गर्म करेंगे तो उसका भी क्या बढ़ेगा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका भी आयतन बढ़ेगा। यानी वो फैल जाएगा, उसके मॉलिक्यूल जितने दूर दूर थे पहले उससे और दूर दूर हो जाएंगे। तो जनरली यही होता है। तो पहले तो डेंसिटी को मैं ये कहता हूं ना कि एकांक आयतन में, एक फिक्स जगह में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है, तो उसको आप टेक्निकल रूप में परिभाषित करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एकांक आयतन में कितना मटेरियल अपने आप में रखा गया है, वहां कितना मटेरियल अपने आप में गेन करता है या रखता है, उसको मैं डेंसिटी कहता हूं। और प्रेशर ये होता है ना, किसी प्रॉपर एरिया में, किसी छोटे से क्षेत्रफल पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कितना प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, उसको मैं प्रेशर कहता हूं। तो न्यूटन थर्ड लॉ मैंने यहाँ पे नाम इसलिए लिखा कि न्यूटन थर्ड लॉ हमें एक्शन रिएक्शन का लॉ है। वो हमको सिखाता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी सीधे खड़े रहने के लिए आपसे मैं पूछ दूं कि आप खड़े हैं तो क्यों हैं, तो इसका तात्पर्य होता है जैसे आप अभी सरफेस पे खड़े हैं, अभी दलदल में जाएंगे धसेंगे, गीली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा धसेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की अनुभूति होती है, वो क्यों होती है और कौन उसको समझाएगा। तो हम समझते हैं कि सीधे सीधे फोर्स का जो एनालिसिस समझते हैं हम, कि अगर फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो तो पक्का वहां क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी फोर्स की दिशा में उस बॉडी को, उस ब्लॉक को, उस पिंड को मूव करना चाहिए। तो हमने तो ये सीखा है कि पृथ्वी हम सबको एक फोर्स से खींच रही है, जिसको भार बल आप कहते हैं, कि हमारे भार के बराबर वो बल लगता है नीचे की तरफ, जमीन हमको अपने अंदर की तरफ खींच रही है। तो अगर खींच रही तो फिर हम अंदर जा क्यों नहीं रहे? सबसे जो बेहतरीन यहाँ तर्क है कि अगर खींच रही है किस फोर्स से, तो mg फोर्स से, जो द्रव्यमान है और गुरुत्वाकर्षण का मल्टीपल से जो प्राप्त होगा। कि यदि आपका 10 kg द्रव्यमान है तो आपको कितने फोर्स से खींच रही है, तो 10, और यदि जी का मान मैं 10 अप्रोक्सीमेट रख लूं तो 100 न्यूटन के फोर्स से आपको नीचे खींचा जा रहा है। और यदि 100 न्यूटन के फोर्स से आपको नीचे खींचा जा रहा है तो यहाँ जो रोचक तथ्य है कि इसके बाद भी आप अंदर जाते नहीं, ऐसा थोड़े धसते चले जाते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि नेट बल आप पे शून्य है, कोई परिणामी बल नहीं लग रहा होगा। कि जब नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स
फोर्स, मान लीजिए इसको पृथ्वी 10 न्यूटन के, ये सरफेस हो गया पृथ्वी का, इसको 10 न्यूटन से खींच रही है और फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि इस पे नेट बल शून्य है, यानी कोई इस पे परिणामी फोर्स नहीं लग रहा है। और यदि परिणामी फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर उस जो फोर्स मैंने अभी परिभाषित किया mg वाला, उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, उसके विरोध में कौन फोर्स लगा रहा है कि नेट बल इस पे शून्य है? तो मैं कहता हूं कि वही रिएक्शन फोर्स है। यानी मैं इसको पृथ्वी अंदर की तरफ खींच रही है तो ये सरफेस जो है ना ऊपर की तरफ उसी मात्रा में फोर्स लगा रहा होगा और ओवरऑल जो इस पे फोर्स होगा वो शून्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य कि अगर मैं कहूं कि इसका भार कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, सपोज कर लेते हैं 2 kg, तो पृथ्वी किस बल से खींचती होगी? 20 न्यूटन के फोर्स से अंदर की तरफ खींचती है। और फिर भी ये मेरे हाथ पे टिका हुआ है, यानी हाथ पे टिका हुआ है, मैं कहता हूं ऐसे टिका हुआ है, यानी पृथ्वी तो इसको खींच रही है 20 न्यूटन के फोर्स से, और अब भी ये नीचे नहीं जा रहा है, मेरे हाथ पे टिका हुआ है, इस पे नेट फोर्स 0 है, इस समय परिणामी बल कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यानी 20 न्यूटन का फोर्स इसको कौन देता होगा? ऊपर की तरफ मेरा हाथ देता होगा, हाथ, उसको 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ मेरा हाथ दिया, रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं क्या नाम दूंगा? प्रतिक्रिया बल, वो 20 न्यूटन का ऊपर की तरफ। तो हम कह रहे थे कि जो ये फोर्स है, यदि ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है, पृथ्वी खींच रही है और ये अंदर जा भी नहीं रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि हथेली जो है वो 20 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स दे देती होगी और टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 होता होगा। मैं कहूं कि हाँ मैं बनाऊं तो ये पृथ्वी का सरफेस, और यदि ये कोई पिंड इस पे रखा है, इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो उतना ही फोर्स ये सरफेस इसको देता होगा mg के बराबर ही, तब तो ये नीचे नहीं जाएगा। तभी वही स्थिति है कि ये वहीं पे डटा हुआ रहेगा। और यदि मैं कहता हूं कि फिर जैसे आपको मैं एहसास दिलाऊं कि अगर जो गीली मिट्टी है, सरफेस गीला है, तो आप थोड़ा सा धंस जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य वहां उस जो सरफेस है, जिस सरफेस के संपर्क में आपका पैर आने वाला है, वो तल इतना स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो आपको उतना रेजिस्टेंस फोर्स, यानी जो रिएक्शन बल मैं कह रहा हूं, प्रतिक्रिया बल, वो दे पाए। उतना वो देने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा अंदर की तरफ धंसते चले जाते हैं, और जिस सीमा के बाद आपको उतना रेजिस्टेंस बल यानी रिएक्शन फोर्स मिल जाता है, आप वहीं रुक जाते हैं। तो ये जो बेसिक फिनोमेना रिएक्शन फोर्स का आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। यानी तात्पर्य क्या यहां से निकल के आया कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल की मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जाने, यानी मैं कह रहा हूं कि अभी पानी में मैं एक पत्थर डालूंगा तो डूब जाएगा, पानी में एक पत्थर डालूंगा डूब जाएगा। तो उसका कारण ये हुआ कि जो पत्थर है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो कम एरिया में, कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास अपने आप में रखा हुआ है, और जैसे ही वो पानी के सरफेस पे रखेंगे तो वो डूब जाएगा। इसलिए डूबेगा क्योंकि वो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मास रखा हुआ है, और वो जो पानी का सरफेस है उसको उतना रिएक्शन फोर्स दे नहीं पाता है। अगर वो जमीन पे रखेंगे तो जमीन के अंदर तो नहीं धंसता, यानी जमीन उसको उतना रिएक्शन फोर्स दे देती है। तो तात्पर्य ये कि अगर कोई पिंड है, कोई ब्लॉक है, वो कहीं पे रखा हुआ है, वहां वो स्थिर है पृथ्वी के सरफेस पे, तो अगर वो स्थिर है तो जितना नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उतना उसको विरोधाभास बल रिएक्शन फोर्स के रूप में मिल जाता होगा। तो क्या होता होगा? वहीं रुकता होगा, और नहीं तो वो धंसता चला जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, ये आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो मैं कहूं कि फिर जैसे आपको मैं कहूं कि ठीक, हमने ये तो सीख लिया, तो फिर मैं कहता हूं कि मान लीजिए जो धुआं आपने देखा, धुंध देखा है, वो जैसे आपने आग जलाया, धुआं निकला, वो ऊपर गया, तो कैसे ऊपर जाता है वो धुआं? तो आपको समझना होगा कि धुआं जो है ना वो हल्का होता है। किससे हल्का होता है? जो आसपास आपके सराउंडिंग में जो एयर है, जो भी एयर है, एयर में भी गैसें ही हैं, तो उन गैसों से वो हल्का होता है। यानी कहने का तात्पर्य बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी था, पानी में पत्थर डाला तो डूब गया, कैसे? तो मैं वो हल्का और गाढ़ा को मैं किस तरह परिभाषित करता हूँ? डेंसिटी के फॉर्म में परिभाषित करता हूँ कि डेंसिटी किसकी अधिक है। तो मैं वहां कह रहा था कि पत्थर की डेंसिटी अधिक है, वो कम जगह में ज्यादा मास समाहित है, और जो लिक्विड्स है उसकी डेंसिटी कम है उसकी अपेक्षा में, उसके तुलनात्मक भाव में। तो यहाँ भी बिल्कुल गैस, जैसे ठंडी गैसें जो हैं, जो ठंडी गैसें हैं, जिनका जो सामान्य आपके एटमॉस्फेयर में है, और मैं कह रहा हूं अभी आग जलाया मैं, और आग जलाया तो फिर गैसें उत्पन्न हुई, और वो गैसें धुएं के रूप में जो आप देखते हैं हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं,
तो क्या कारण है ऊपर जाने का? तो मैं कहता हूं वो हल्की होती हैं, और हल्की गैसें होती हैं, और जैसे वो हल्की गैसें होती हैं तो ऊपर से जो भारी गैसें होती है वो उसमें धंसती चली जाती हैं। जैसे उसी तरह जैसे पानी में पत्थर धंसता चला जाता है अंदर की तरफ, वैसे ही वो हल्की गैसें नीचे हैं और ऊपर तो पता नहीं उसके ऊपर कितनी लेयर्स हैं गैसों की। और जैसे ही वो हल्की गैस है और ऊपर भारी गैस है, तो भारी गैस उसमें डूबती चली जाती है, और जैसे डूबेगी तो वो ऊपर जाएगी ही जाएगी। जैसे आपको घड़े में पानी डालने वाला उदाहरण, घड़े में पानी होता है तो वो वाला उदाहरण कि उसमें उसको पानी पीना रहता है, उससे नहीं उस पानी का जो सतह होती है काफी नीचे रहती है, उसमें कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आया था। वही कहानी सीधे सीधे कि अगर वो जो धुआं है, धुंध है, वो किसी नीचे स्तर पे बना, अभी उसके अब वो धुआं हल्का है, किसी चीज से प्रोड्यूस हुआ हो, उससे हमको कोई खासा मतलब नहीं, बस हमको इतना पता है कि उसकी डेंसिटी जो है, यानी वो क्या है, सामान्य एयर से कम है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर है, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी वो हल्का है। और हल्का है बिल्कुल उससे रिलेट कर सकता हूँ पानी और पत्थर। तो यहाँ पे पानी की तरह ट्रीट कर रहा है वो हल्का वाला धुआं, और जो ठंडा धुआं है पत्थर की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो पत्थर जिस तरह पानी में डूबता था, अब वो भारी वाली गैसें वहां पे डूब जाएंगी, और अगर वो डूबेंगी तो जिस तरह पत्थर डुबाने में पानी का स्तर ऊपर आता था, वैसे ही यहाँ जब भारी वाला जो गैसें हैं वो डूब रही हैं, तो हल्की गैसें ऊपर आ रही हैं, ठीक है ना, ऊपर आ रही हैं। तो इससे मैं तर्क निकाला आपको कि ठीक है वो धुआं ऊपर क्यों जाता है। तो मैं कहता हूं सीधी सीधी एक चीज हमको ये समझ में आई कि ये हल्की चीज है, अगर वो नीचे है तो भारी चीजें उसमें डूबती चली जाएंगी और हल्की चीजें ऊपर जाएंगी। तो हमको फील क्या आता है? हमको फील ये आता है कि धुआं ऊपर जा रहा। दिक्कत अपनी इच्छा से नहीं जा रहा था, दिक्कत ये थी कि ऊपर जो भारी है वो उसमें धंसता चला जा रहा था, और वो ऊपर से उसमें धंसता चला जा रहा था, तो जो हल्की वाली चीजें वो ऊपर जा रही थी। तो सामान्यतः अभी मैंने एक उदाहरण लिया था पानी गर्म करने वाले में। अगर ये रोचक घटना पानी गर्म करने में ये फिनोमेना पूरा काम आता है कि पानी गर्म करते समय हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो जो नीचे वाली सतह होती है, जो बर्तन की तली में चिपकी हुई है पानी की सतह, वो तो गर्म हो जाती है, और गर्म होती है तो मैंने अभी सिखाया कि गर्म होगी तो फैल जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा। तो ऊपर जो ठंडी वाली पानी की लेयर्स हैं वो तो ठंडी है और नीचे वाली गर्म है, और गर्म होने के बाद वो फैल गई, यानी उसका आयतन बढ़ गया, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए, तो यानी वो हल्का हो गया और ऊपर वाला भारी हो गया। पर्सपेक्टिव में इंटेंसिटी के टर्म में अगर मैं घनत्व कहूं तो कहूंगा कि नीचे वाली लेयर्स का घनत्व क्या हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया, और ऊपर वाला के ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें जो होती हैं वो कम डेंसिटी वाले में डूब जाती हैं, तो फिर से उसमें डूबना चालू करेगी, वो नीचे धंसती जाएंगी ऊपर की ठंडी लेयर्स, और जो गर्म वाले हैं वो ऊपर निकलती जाएंगी। तो मैं कहता हूं कि जो गर्म हो रही है जैसे वो ऊपर आती जा रही है, जो ठंडी वाली वो नीचे नीचे जा रही है। तो जो फिनोमेना समझ में आया वो क्या समझ में आया कि बारी बारी से जो गर्म होता जा रहा है, गर्म होकर अपने हिस्से का जो उष्मा है वो लेके फिर वापस चला जा रहा है, फिर जिसके जो उष्मा नहीं पाया है वो गया रहा है उष्मा लेने, फिर जो दूसरा ठंडा वाला मॉलिक्यूल्स है वो जा रहा है नीचे से उष्मा लेके, फिर वो ऊपर आ जा रहा है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो आपको इसी विधि को मैं कन्वेक्शन कहता हूं। क्या कहता हूं कि हर मॉलिक्यूल्स अपने अपने हिस्से का जो हो वो खुद जाके हीट लेके आए, यानी उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स खुद जाके हीट लेता हो। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल फिक्स है, मॉलिक्यूल मोशन करता हो, मॉलिक्यूल खुद मोशन करता हो, गति करके जाता हो, अपने हिस्से की हीट लेके आता हो। इस तरह की विधि कन्वेक्शन लगती है, जिसको आप हिंदी में संवहन कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरा मैं बता रहा था आपको कि हवा क्यों बहती है, तो इससे क्या लॉजिक है, तो ये सिखाते समय आपको समझाता हूं मैं कि रियलिटी में होता है क्या। आप विचार करें एक घटना पे कि एक पर्वत है, उस पर्वत के एक तरफ धूप है और एक तरफ छांव है, एक तरफ धूप है और एक तरफ छांव है। मैं कहता हूं खूब तगड़ी धूप है, उधर की वायु पूरी गर्म हो गई, इधर की पूरी ठंडी है, इधर पूरी गर्म है, इधर की पूरी ठंडी है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जब वायु जो जिधर धूप है उधर गर्म हुई तो वो क्या हुई, फैल गई और वो हल्की हो गई, और हल्की हो गई यानी उनके बीच में स्पेस हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अभी एक रूम है, नहीं आप उसी तरह समझे कि चलिए ठीक है, उधर जो की वायु गर्म हो गई यानी हल्की हो गई, विरल हो गई, उनमें स्पेस हो गया। तो जो स्पेस हो गया और इधर तो बहुत पास जद्दोजहद है मॉलिक्यूल्स में, दीवार के इस पार मैं कहता हूं कि हाँ उस पर्वत के इस पार जो जद्दोजहद है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो किसी तरह एकदम छोटे छोटे जगह में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं,
ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे ही उसकी कोई तो बाउंड्री सीमा होगी पर्वत की ना, पर्वत की जैसी बाउंड्री सीमा या ऊपर से ही जब वो गैसें ऊपर जाने लगती हैं, क्योंकि गर्म होती हैं तो ऊपर जाती हैं, और जैसे ही ऊपर जाती हैं तो वहां जो स्पेस बनता है ना, तो जो ठंडे वाले पार्ट में जो गैसें थी, जो एयर्स था, वो उसको कवर करने के लिए बढ़ता है उधर की तरफ, उधर उसको उस जगह को कवर, खाली जगह को कवर, जैसे गर्म हुई गैस वो ऊपर जाने लगी, और इधर जो ठंडी गैसें हैं उसको फील करने के लिए, उसको जगह को भरने के लिए आती है। तो मुझे क्या दिखा कि यहाँ गर्म हवा, यहाँ ठंडी हवा, तो गर्म हवा का जो प्रकृति है वो क्या है कि वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इधर की ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए आएगी। तो क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ, ये हवा ऊपर जा रही है, ये ऐसे ऐसे यहाँ से इधर से ठंडी हवा ऐसे आ रही है, तो यहाँ से जो मोशन चालू हुआ मॉलिक्यूल्स का, यही हवा बहने का मूल रीजन है। और एक सिखाता क्या है कि कहीं, जैसे आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कहते हैं कि वहां वायुदाब कम हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वायुदाब कम होने का मतलब क्या कि वहां एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, उनकी स्पीड ज्यादा है, वो ऊपर की तरफ, वहां जो स्पेस है वो वहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो वहां क्या है, एयर प्रेशर ज्यादा है और एयर प्रेशर कम हो गया। और जब एयर प्रेशर कम होता है तो जहां एयर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से मॉलिक्यूल उधर की तरफ मोशन करने लगते हैं। तो हमने यहाँ जो समझा कि जैसे ही जहां गर्म वायु है वहां की वायु ऊपर जाने लगेगी, और जहां की ठंडी वायु है उसके बगल में जैसे ही तो उसको जगह मिलेगी, वहां खाली जगह, और यहाँ जद्दोजहद है पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स को रहने के लिए, तो उनको जगह मिलेगी, तो कोई जगह मिलेगी तो फ्री स्पेस में जाएगा, और उस जगह को भरने के लिए उसको जाते हैं, और वहां से वहां तक जैसे ही मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन मिलती है चलने के लिए, तो अब जैसे ही वो उसको भरने के लिए गए, वहां की जगह खाली हुई तो उसके बगल वाला उसको भरने के लिए आया, फिर वो जगह खाली हुई तो उसको भरने के लिए कोई और उसके बगल वाला मॉलिक्यूल्स आया। तो आपको क्या लगा कि एक चेन बनी, मॉलिक्यूल्स के गमन करती हुई एक चेन, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि ऐसे हमें जो समझना चाहिए वो ऐसे कि हाँ, हवा का जो फ्लो होता होगा ऐसे होता होगा, ठीक है ना। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हवा कैसे चलती होगी, अगर मैं समझाने का प्रयत्न करूं कि जैसे समुद्र किनारा है, तो जो होता क्या है कि समुद्री किनारों पे जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल जो होता है, स्थल वाला पार्ट, जो जमीन वाला पार्ट है, जो बलुई पार्ट होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो समुद्र जो स्थल वाला पार्ट है वो जैसे ही गर्म हो जाता है तो वहां की वायु क्या हो जाती है, ऊपर बढ़ने लगती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर बढ़ने लगती है, और ऊपर बढ़ने लगती है तो जो समुद्र के ऊपर की वायु है वो इसके रिलेटिव में कम गर्म होती है, तो इससे ज्यादा मतलब इसके रिस्पेक्ट में उसको ठंडी कह सकते हैं। मतलब गर्म तो दोनों है, लेकिन ज्यादा गर्म कौन सी, स्थल वाली, क्योंकि वो स्थल जल्दी गर्म होता है, तो स्थल से चिपकी हुई जो वायु है वो तेजी से गर्म हो जाती है, और ये ऊपर बढ़ने लगती है तो जो स्पेस खाली होता है, वहां जो स्पेस क्रिएट होता है उस जगह को भरने के लिए जो समुद्र के ऊपर की हवा है उसको भरने के लिए इधर आती है, ठीक है ना, ऊपर उसको भरने के लिए इधर आती है, तो ऐसे उसको भरने के लिए आती है, उसको भरने के लिए उसके पीछे वाली आएगी, यानी एक हवा की शुरुआत ऐसे ऐसे होने लगती है, और मैं कहता हूं कि हवा स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो हमने समझने की कोशिश की कि बेसिक हवा बहना कैसे शुरू होता है। मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि हवा कैसे बहती है। बिल्कुल एक जनरल फिनोमेना इसका यह भी है, आपने मोटर गाड़ियां चलती हैं जब, तो उसके पीछे देखते होंगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े, पॉलिथीन, ये उसके पीछे पीछे रास्ता उसका कवर करते हैं, उसके पीछे पीछे वो भी जाते हैं। तो मैटर क्या होता है, जैसे गाड़ी जाती है खूब तेजी से तो उसके पीछे खूब सारा धूल उड़ के जाता है, तो क्या सिखाता है, ये वही फिनोमेना सिखाएगा जो हवा बहने के लिए अप्लाई होता है। मैं कहता हूं, मान लीजिए कोई ट्रक है, खूब तेजी से गया हो, तो ट्रक क्या कर रहा है, अपने आगे वाले जो भी उसके एयर मॉलिक्यूल उनको धक्का देके आगे ले जा रहा है, धक्का देके आगे ले जा रहा है, और जब धक्का लेके आगे वो ले जा रहा है तो जो वो तो मान लीजिए मैं पर्टिकुलर इस स्पेस की बात करूं, अभी यहाँ ट्रक आने वाला है, तो इस रीजन में जो वायु के कण होंगे उनको धक्का करके वो आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही ट्रक गया तो वहां का जो स्पेस हुआ वो खाली हो गया। तो जैसे ही खाली हुआ, कुछ नहीं, कोई वायु का कण नहीं, तो जब वहां खाली हो गया तो उसके आसपास जो भी एयर है उसको भरने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, यानी उस जगह को भरने के लिए, तो वो स्पेस खाली होता जाता है, वो उसको भरने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो वहां जो आसपास का जो धूल कण या कागज जो भी रहता है वो उस हवा की डायरेक्शन में उसको भरने के लिए हवा के साथ में चला जाता है, और आपको लगता है कि वो उसके पास पीछे पीछे कवर कर रहा है।
मुझे लगता है आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैसे आप छोटी छोटी गाड़ियों के पीछे भी, आप बाइक के पीछे देखेंगे, उसके पीछे छोटे छोटे कागज उड़ते हुए चले जाएंगे, उसके टायर के पीछे, उसके चक्के के पीछे। तो उसका कारण वही होता है कि जो वो व्हील्स हैं, वो जो गाड़ी है वो हवा को टक्कर मारी और एक प्रॉपर स्पेस में जो हवा है उसको टक्कर मार के वो आगे लेके चली गई। तो टक्कर मार के जब आगे लेके चली गई तो वो जो स्पेस बचा वहां खाली, उसको अगल बगल की हवाएं क्या होती हैं, उसको भरने के लिए दौड़ती हैं। स्वाभाविक है वो, मैंने बताया क्यों, ठीक है ना। वो स्वाभाविक है, उसको भरने के लिए दौड़ती हैं। और यदि जहां की हवाएं वहां उठ के आ रही हैं उनको भरने, अगर उसके आसपास में क्या है, मैं कहता हूं आप समझिए इस तरह से कि अगर ये गाड़ी यहां निकल रही है और यहाँ के वायु इसको भरने के लिए आएंगे, इस जगह को, यहाँ हवा खाली हो गई, यहाँ की जगह खाली हो गई, तो यहाँ इसको भरने के लिए आएंगे। तो फिर यहाँ की जगह खाली हो, इसको कोई और भरने के लिए आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटी सी प्लास्टिक है, वो उसके पीछे आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये था बेसिक रीजन। आप, हमको लगता है 2-3 डाउट हमने चर्चा कर ली। पहले तो पानी कैसे गर्म होता है और हवा कैसे बहती है, और निरंतर जो आप जीवन जनरल लाइफ में आप देखते हैं कि जो गाड़ियों के पीछे जो धूल उड़ती है, अपने साथ वो धूल लेके जाता है, वो क्यों लेके जाता है उसको समझने की कोशिश की। गाड़ियों के पीछे जो छोटी गाड़ियां हैं उनके पीछे छोटे छोटे कागज, प्लास्टिक, वो क्यों उसके पाथ को फॉलो करते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अगर आप भी, आपका कोई डाउट है तो बताइएगा, मैं इस पे कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा। छोटी छोटी टॉपिक्स, छोटे छोटे जो तर्क हैं उसमें डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, घनत्व क्या होता है, और जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को मैंने बताया, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, इसको समझाने का अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, मैं इसको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे खंडों में, ठीक है ना। ये किसी घटना को समझने के लिए आपको निरंतर आपको ये जानना होगा कि घटनाएं एक होती हैं लेकिन उस पर पूरी फिजिक्स अप्लाई होती है, पूरे छोटे छोटे नियम, अलग अलग लॉ, अलग अलग थियरियां एक ही साथ अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक सबको सब आना चाहिए। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। आपका भी कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।